अब प्रकृति जो परीक्षण हम करते हैं, तो बहुत सी बार क्या होता है, प्रकृति परीक्षण के लिए हम बैठते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने हमारा पूरा जो एक जर्नल का पार्ट था, वो प्रकृति परीक्षण पर हमने लिखा था। अब आगे भी जाकर हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रकृति का परीक्षण करते ही हैं। लेकिन ये प्रकृति का परीक्षण करते समय हमने कभी ये नहीं सोचा है कि अगर मैं किसी 60 साल के बुजुर्ग की प्रकृति परीक्षण कर रहा हूँ, उसके गर्भाशय में उसकी जो शरीर की पहला जो बना हुआ था संगठन, तो वो संगठन में कौन से दोषों का ऊपर नीचे क्या कॉम्बिनेशन बना था, उसके हिसाब से आज के समय में मैं उस प्रकृति को जान पाऊंगा क्या 60 साल के बाद? क्योंकि 60 साल में शायद उन्होंने कुछ ऐसे देश में जीवन बिताया होगा जो देश उनके प्रकृति के समान होगा या फिर बिल्कुल ही विपरीत होगा। उनकी कुछ आदतें ऐसी होंगी कि जो आदतें उनके प्रकृति के समान होगी या प्रकृति के बिल्कुल ही ऑपोजिट होगी। तो ये सारा जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया है, वो सारा जीवन जो है, उसका भी तो कहीं न कहीं उनके शरीर के ऊपर परिणाम हुआ होगा। अब ये अगर परिणाम हुआ है, तो उसी के हिसाब से आज मुझे वो दिखेंगे। अगर मान लो उनका शरीर कृश हो गया है आज, तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि इनकी प्रकृति कफ प्रधान भी होती थी? क्योंकि मैं तो डायग्नोसिस आज के हिसाब से ही प्रकृति का करूँगा। तो इसमें होता क्या है कि जो प्रकृतियां हम निकालते हैं और उन प्रकृतियों से जब हम उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, तब बहुत सी बार हमसे गलतियां हो जाती है और फिर हम आयुर्वेद को कोसना शुरू कर देते हैं या पेशेंट आयुर्वेद को कोसना शुरू कर देते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने हमारा काम ठीक से नहीं किया था। इसमें आयुर्वेद की कहीं पर भी कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन वो जिसके हाथ में था, वो पात्र भी तो उतना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्रकृति का परीक्षण करते समय आज से आपको एक नए दृष्टिकोण से प्रकृति की तरफ देखना है। वो दृष्टिकोण क्या है? तो जैसे सृष्टि में क्षारता, अम्लता और मधुरता है, वैसे ही ये शरीर भी तो क्षार और अम्ल से ही बना है। तो इसीलिए प्रकृति में क्षार प्रकृति, अम्ल प्रकृति और सम प्रकृति। सम मतलब जिसमें मधुरता उत्पन्न हो गई है क्षारता और अम्लता के कारण। ऐसी 3 प्रकृतियां हैं, इनको ढूंढना शुरू करना है। क्षार प्रकृति जो है, उस व्यक्ति में उष्णत्व, तीक्ष्णत्व, रुक्षत्व, खरत्व, ये सारे गुण उसमें मौजूद होंगे। अब अम्ल प्रकृति वाला जो है, उसके शरीर में स्निग्धत्व, द्रवत्व, पिच्छिलत्व, सरत्व, ऐसे जो गुण हैं वो मौजूद होंगे। और सम प्रकृति जो है, वो स्थिर होगी, बल्य होगी, प्रसादभूत होगी। तो ये 3 प्रकृतियां जो है, इनका मैंने यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। ये प्रकृतियां कैसे जाननी है, कैसे निकालनी है, इन प्रकृतियों को निकालना कितना आसान है और इनका आगे जाके इस्तेमाल कैसे करना है दवाइयां चूज करने में, दवाइयों का आगे जाके कब तक देनी है, कौन सी अवस्था में देनी है, वो डिसाइड करने में, ये सारा हम आगे की व्याख्यान माला में देखते जाएंगे। लेकिन ये 3 प्रकृतियां जो है, वो 3 प्रकृतियों में हम व्यक्ति को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि इन 3 प्रकृतियों का परिणाम सिर्फ शरीर के ऊपर ही होता है। इन 3 प्रकृतियों का परिणाम उसके मन के ऊपर भी होता है। तो मानसिक जो उसके भाव है, अब उन भावों के ऊपर भी क्षारता, अम्लता और सम प्रकृति, इनका प्रभाव रहता है। आपने कभी-कभी देखा होगा कि कोई आदमी जो है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है। अब ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड है और उसको पता नहीं चलता है कि वो अभी क्या कर रहा है। वो सब होने के बाद फिर सोचना शुरू कर देता है कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। अब ये वाले जो सारे आदमी है ना, वो अम्ल प्रकृति वाले होते हैं। अम्ल क्यों? क्योंकि अम्ल में द्रवता है, द्रवता तुरंत फैल जाती है। अब जैसे ही गुस्सा आ गया, वो एक बूंद अगर मैंने किसी कलर की पानी में डाल दी, तो वो पानी जो है वो पूरा उस कलर का हो जाता है तुरंत। इसका मतलब ही क्या हुआ कि चीज तो एक बूंद जितनी थी, लेकिन मैंने उसको एक ग्लास जितना बना दिया। अब ये जो नेचर है, ये अम्ल प्रकृति वाले लोगों का नेचर है। इसीलिए जो शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, वो अम्ल प्रकृति के हैं। क्षार प्रकृति वाले जो है ना,
उनका पेशेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद में जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो वो पॉइंट के साथ बोलना शुरू करते हैं और फिर सामने वाले के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है और फिर उसको सुन के लेना पड़ता है। तो ये जो है, वो क्षार प्रकृति वालों का नेचर है। अगर आप मान लो घर में रहते हो, किसी रूम में रहते हो, तो जो रूम को ठीक-ठाक रखता है, साफ-सफाई करता है, वो सारे देखोगे तो क्षार प्रकृति वाले होते हैं। और जो अस्ता-व्यस्त रहता है, कहीं भी कुछ भी फेंक देता है, कुछ भी करता है, वो सारे अम्ल प्रकृति वाले रहते हैं। और इन दोनों का जुगाड़ होके जो बनता है, मतलब जब ज़रूरत है तब शॉर्ट टेम्पर्डनेस दिखाएगा, जब ज़रूरत है तब वो पेशेंस रखेगा, जब ज़रूरत है तो रूम साफ करेगा, जब ज़रूरत है तो साफ नहीं भी करेगा। तो ये सब करने वाला जो है वो सम प्रकृति वाला होगा। अगर मान लो कि आप खाना खाने भी कहीं चले गए, अगर मान लो कि आप भाजी-पाव खाने के लिए चले गए, तो भाजी-पाव खाते समय आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो भाजी ज़्यादा लेते हैं, पाव कम खाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पाव ज़्यादा खाते हैं, भाजी कम खाते हैं। तो उनमें भी अम्ल प्रकृति वाले जो हैं, वो पाव ज़्यादा खाएँगे, भाजी कम खाएँगे। क्षार प्रकृति वाले जो है, वो भाजी ज़्यादा खाएँगे, पाव कम खाएँगे। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, ये उनके इतने भीतर तक बैठा हुआ रहता है। तो इसी का यूज़ हमें जो है, वो चिकित्सा में करना है। तो एक नए दृष्टिकोण से आज से आपको प्रकृति के बारे में सोचना शुरू करना है। अब इसके आगे चलते हैं हम वनस्पतियों के स्वभाव, गुणधर्म और उनका गामित्व। द्रव्य गुण पढ़ते टाइम हमने क्या किया था कि अगर मान लो कि कोई व्याधि है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन से द्रव्य यूज़ होते हैं, इतना ही हमने देख लिया था। जैसे मान लो कि कोई उष्ण गुणात्मक है, तो वो उष्ण गुणात्मक द्रव्य क्या करेगा? दीपन पाचन कर्म करेगा और उसके हिसाब से उसके गुण जो है वो हम लिख के तो आ जाते हैं। या फिर कभी-कभी चिकित्सा देनी है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा है कि अगर मैं मान लो मेरे पास शुंठी भी है, मरीच भी है, पिप्पली भी है, चव्य भी है, वचा भी है, तो ऐसे अगर सारे मान लो उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, अब मेरे सामने जो पेशेंट बैठा है, उसमें इनमें से कौन-सा द्रव्य मुझे देना है, कौन-सा यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, वो समझने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। इसका मतलब ही क्या है कि वनस्पतियों के रसवीर्य विपाक सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। उसके आगे भी जाके हमको कुछ देखना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जो है वो संहिता में तो लिखी हुई है। सिर्फ उसको देखने वाला चश्मा जो है ना 3D वाला, वो हमारे पास नहीं है। वो चश्मा एक बार मिल जाएगा तो अपने आप ये सारी चीज़ें जो है वो दिखनी शुरू हो जाएँगी। अब सबसे पहले तो क्या है, वनस्पति भी तो सृष्टि का भाग ही है। तो वनस्पतियों में भी क्षारता, अम्लता, समता ये जो भाव है वो वनस्पतियों में भी मौजूद है। उनके हिसाब से अगर हम वनस्पतियों का चुनाव करना शुरू करेंगे तो व्याधियों में चिकित्सा करना आसान हो जाएगा। व्याधियों के कर्म जो है उसके हिसाब से या फिर वनस्पतियों के जो कर्म है उसके हिसाब से हमें वनस्पतियाँ चूज़ करनी है। मतलब क्या कि वनस्पति जो है, वो कुछ वनस्पतियाँ दीपन स्वभाव की होती है, कुछ पाचन करने वाली होती है, कुछ रेचन करने वाली होती है, कुछ और चीज़ें करने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए उनके गुणधर्म, उनका गामित्व जो है, वो हमें ढूँढना है और उसके हिसाब से हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। फिर आता है उत्पत्ति स्थान। अब ये जो वनस्पतियाँ हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? कौन से स्थान में हुई है? जैसे मान लो कि 2 वनस्पतियाँ हैं, एक सरोवर है, बड़ा-सा तालाब है और वो तालाब के अंदर कोई चीज़ बन रही है और तालाब से पानी जो बाहर की तरफ आ रहा है, छोटा-सा नहर बन गया है, वो नहर के किनारे में कुछ वनस्पतियाँ उग रही हैं। जो तालाब के अंदर बनी है, वो वनस्पतियों का उत्पत्ति स्थान अलग है और जो नहर से बाहर आ रही है, उनका जो स्थान है, वो अलग है। तो तालाब के अंदर वाली जो वनस्पतियाँ हैं, वो जहाँ पर संचित दोषों की स्थिति है, उनकी चिकित्सा करने में हेल्प करेंगी।
जो नहर से बाहर जा रही है, वो जहाँ पर बहती हुई संप्राप्तियाँ हैं, वहाँ पर वो काम करने की कोशिश करेंगी। तो ये जो उत्पत्ति है, वो भी वनस्पतियों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उत्पत्ति काल, कौन-सी वनस्पतियाँ वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती हैं? कौन-सी वनस्पतियाँ जो है वो शरद ऋतु में उत्पन्न होती हैं, कौन-सी ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है, उसके हिसाब से उनके गुण-कर्म जो है वो आगे-पीछे होते हैं और उनके हिसाब से ही हमें चिकित्सा करनी ज़रूरी है। तो ये जो वनस्पतियों के स्वभाव, उनके गुण-धर्म, उनका गामित्व, गामित्व मतलब क्या? कि उसका पहुँचने का स्थान क्या है? कुछ द्रव्य जो है वो रस धातु तक उनके काम रहते हैं, कुछ के काम जो है वो रक्त तक रहते हैं, कुछ के मांस तक, कुछ के शुक्र तक, कुछ के ओज तक रहते हैं। तो इनका गामित्व कितना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वनस्पतियाँ जो है इनके स्वभाव क्या है, इनको कैसे ढूँढना है, कैसे समझना है, वो सारा जो है वो आगे की व्याख्यानमाला में हम वो सारा देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही वनस्पतियों के जैसा दूसरा पार्ट है हमारा रसशास्त्र। अब रसशास्त्र जो है, उसमें भी शोधन, मारन या फिर किसी कल्प का निर्माण या फिर वो कल्प संप्राप्ति का विघटन कैसे करता है, उसके बारे में हमें सारा डिटेल में देखना है। अब बहुत सी बार होता क्या है, हमने जो सिलेबस में देखा है, पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसमें उतना परिणाम हमें नहीं मिलता है जितना एक कल्प को अच्छी तरह से समझने के बाद यूज करने से मिल सकता है। जैसे मान लो कि अगर कोई ज्वर होता है, तो ज्वर में हम क्या देते हैं? त्रिभुवन कीर्ति देते हैं। अब त्रिभुवन कीर्ति तो सबको पता है। त्रिभुवन कीर्ति के श्लोक के आखिर में उन्होंने उन्होंने लिखा है, विनाशय जरा ज्वरान सर्वान सन्निपातान त्रयोदशः। तो 13 प्रकार के सन्निपात भी जो नष्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि अगर त्रिभुवन कीर्ति ये एक दवाई मेरे क्लिनिक में है, तो मैं किसी भी प्रकार के ज्वर की चिकित्सा कर सकता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखने जाते हैं, तो ऐसा मिलता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो त्रिभुवन करती सिर्फ उसी संप्राप्ति के ऊपर काम करती है, जिस संप्राप्ति को भेदन करने की उसमें पोटेंशियल है। अब वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसमें द्रव्य कौन से हैं, कल्प का निर्माण किस तरह से हुआ है, द्रव्यों का शोधन मारण किस तरह से हुआ है। तो ये सारी चीजें समझकर जब हम कल्प यूज करते हैं, तब हमें इफेक्टिव परिणाम जो है वो कम डोज में कम समय में बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। जैसे मान लो शोधन है, तो शोधन में भी हम जब शोधन की प्रक्रिया करते हैं तो बहुत सी बार हमें समझ में नहीं आता है कि इसका शोधन इसी में क्यों करना है। जैसे मान लो कि शंख है, कपर्दिक है, ये जो समुद्र से उत्पन्न सारे द्रव्य हैं, तो ये द्रव्यों का शोधन करने के लिए नींबुक रस या फिर तक्र का यूज होता है। अब ये नींबुक रस और तक्र जो है वो अम्लत्व प्रधान है, और शंख और कपर्दिक जिनकी उत्पत्ति समुद्र में होती है, वो समुद्र क्षार प्रधान है। तो क्षार प्रधान जगह पर उत्पन्न हुए जो क्षारीय द्रव्य है, उनमें अगर शोधन करना है, उनके अगर क्षारीयता कम करनी है, तो उनका शोधन करने के लिए हमें अम्ल द्रव्यों की जरूरत है। तो यहाँ पर भी क्षार और अम्ल सिद्धांत जो है वो यूज होता है। अब इसी के जैसे मान लो गंधक है, गंधक अम्ल धर्मी है। अब इसी गंधक का शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं भृंगराज। भृंगराज जो है वो वनस्पति क्षार धर्मी है। अब ये कौन सी वनस्पति कौन से धर्म की है, उसको कैसे जानना है, कैसे पहचानना है, इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना मान के चलो कि क्षार और अम्ल ये जो द्रव्य है, इनके हिसाब ये जो गुण है, इनके हिसाब से ही द्रव्यों का शोधन जो है वो डिसाइड होता है। अब मारण प्रक्रिया जो है, मारण प्रक्रिया में भी वनस्पति मारित द्रव्य अलग है, पारद मारित भस्म अलग है, क्षार मारित भस्म भी उपलब्ध है। अब ये सारे जो भस्म है, इनके गुण तो अलग अलग ही होंगे। भले ही वो अभ्रक भस्म ही हो, लेकिन वो अभ्रक भस्म वनस्पति मारित है तो उसके गुणधर्म अलग है, पारद मारित है तो गुणधर्म अलग है, क्षार मारित है तो गुणधर्म अलग है। उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पांचभौतिक चिकित्सा में हर कल्प को अच्छी तरह से समझकर उनका विघटन करके कौन सी संप्राप्ति का भेद ये कर सकता है वो डिसाइड किया जाता है।
कल्पों का निर्माण। अब बहुत सी बार क्या होता है कि त्रिकटु, चतुर्जात इनका मिश्रण करना है, इसमें ये द्रव्य मिलाने हैं, वो द्रव्य मिलाने हैं और इनका कल्प निर्माण करना है। ऐसा संहिता में हमें मिलता है। लेकिन वो कल्प निर्माण करते टाइम हम कौन सा द्रव्य सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद कौन से द्रव्य के साथ उसको मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इसके ऊपर कल्पों का पोटेंशियल जो है वो डिपेंड रहता है। अगर हमने क्रम में कुछ गड़बड़ी कर दी तो वो कल्प उतना इफेक्टिव नहीं होता है। नहीं तो आजकल की पद्धति ऐसी है कि सारे चूर्ण एक साथ मिक्स कर दिए जाते हैं और एक साथ ही उनको रगड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि हर द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर जो संस्कार होना चाहिए था, वो संस्कार से जो गुणांतराधान होना था, वो गुणांतराधान में जो नया संस्कारित द्रव्य ऐड होने वाला था, वो सारी चीजें रह जाती हैं और एक सिर्फ हमारे हाथ में कल्प आ जाता है, लेकिन उसका जो पोटेंशियल था वो हमारे हाथ में नहीं आता है। तो इन कल्पों को निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। फिर ये सारे कल्प जो है वो कौन सी प्रकार की संप्राप्ति का विघटन करते हैं, कहाँ पर वो अच्छी तरह से काम करते हैं, कौन सी संप्राप्ति है तो ये द्रव्य आंख बंद कर कर भी दोगे तो भी रिजल्ट आएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये पता चल जाएगा तो आपका प्रैक्टिस करने का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जानने के लिए हमें पांच भौतिक दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में एक कंसेप्ट है भरण, पोषण और उत्सर्जन। वैसे देखा जाए तो ये तीन क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में दिन ब दिन होते रहती है। हर दिन ये क्रियाएं अविरत वेग से हमारे शरीर में होती रहती है। भरण मतलब क्या? आहार का ग्रहण करना, आपको भूख लगने की सेंसेशन होना, आपके शरीर में स्थिरत्व लाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो भरण के अंदर होती है। पोषण मतलब क्या? जो खाया हुआ आहार है उसका पचन होना, उसका परिणमन होना, शरीर साथ में भी तो वो होना चाहिए और उसमें से उष्णत्व निर्माण होना या शरीर को जो ऊष्मा जरूरी है वो ऊष्मा का निर्माण होना। उत्सर्जन मतलब क्या? कि आहार का पचन होते समय जो किट्ट भाग बन गया है, जो मल स्वरूप भाग धातुओं में बन गए हैं, उन सब का निष्क्रमण होना। अब ये अगर निष्क्रमण होगा तो उससे उत्साह की वृद्धि हो जाती है और जैसे ही मल निकल जाता है, शरीर में प्रसादत्व आ जाता है। तो ये चीजें जो हैं वो भरण, पोषण और उत्सर्जन इनके थ्रू होती है। अब ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं ये तीन प्रक्रियाओं के हिसाब से ही शरीर में व्याधियों की उत्पत्ति भी होती है। अगर कोई व्याधि होता है तो या तो भरण या पोषण या उत्सर्जन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है या फिर तीनों की तीनों प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हुई है। तो हमें ये ढूंढना है कि कौन से प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है और उसके हिसाब से हमें कौन सी संप्राप्ति का विघटन करना है। जब ये समझ में आने लगेगा तो आगे चल के चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें तो संहिता में लिखी नहीं है। ऐसा नहीं है। संहिता में जो श्लोक लिखे हैं, संप्राप्तियों का विघटन कैसे होता है या संप्राप्तियां बनती कैसी है, ये सब लिखते टाइम इन्हीं तीन ही प्रोसेस का यूज किया है। सिर्फ उसके नजर से हमने उस तरफ नहीं देखा था, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो पांचभौतिक चिकित्सा में इन तीनों प्रोसेस के ऊपर हम ध्यान रखकर उसको हम आगे चल के और ज्यादा इलेबोरेट करके अच्छे से चिकित्सा कर सकते हैं। अब ये जो भरण, पोषण और उत्सर्जन, ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं, ये तीन प्रक्रियाओं को जानेंगे कैसे? तो इनको जानने के लिए शरीर में तीन महत्वपूर्ण अवयव बताए गए हैं। उसमें से भरण जो है वो प्लीहा की वजह से होता है, पोषण जो है वो यकृत से होता है और मल विसर्जन जो है, उत्सर्जन जो है वो मूत्रपिंड से होता है। तो प्लीहा भरण कर्म, यकृत पोषण कर्म और मूत्रपिंड उत्सर्जन कर्म, जो कर्म बिगड़ा है या फिर जो अवयव बिगड़ा है उसका कर्म जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड, इनका पाल्पेशन, परकशन, ये जो है वो हम शरीर में, स्वस्थ शरीर में भी कर सकते हैं, रुग्ण के शरीर में भी कर सकते हैं।
उनमें परीक्षण करते समय अगर इन 3 अवयवों में से किसी अवयव में या तीनों अवयवों में अगर कुछ भी गड़बड़ी दिखती है, तो हम समझ सकते हैं कि कौन-सा प्रोसेस बिगड़ा हुआ है और इन यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड की चिकित्सा करने के लिए हमें जो है वो अलग-अलग योग बताए गए हैं। उन योगों का यूज़ करेंगे तो चिकित्सा जो है वो आसान हो जाएगी और ये कर्म जो है वो उतने से ही द्रव्य से ठीक होने लगेगा। तो ये पांचभौतिक चिकित्सा का एक सबसे बड़ा योगदान है कि हम पैरामीटर्स जैसे एलोपैथी में रहते हैं कि इतना लेवल आने के बाद ये दवाइयाँ बंद करनी है, इतना लेवल है तो ये दवाइयाँ शुरू करनी है। ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी हम लगा सकते हैं और रुग्ण का प्रोग्नोसिस या फिर वो ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब जानने के लिए हमें उससे मिल सकता है। बुद्धि इंद्रिय, 5 इंद्रिय तो पता है, लेकिन ये बुद्धि इंद्रिय जो है, वो आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। क्योंकि बहुत सारी व्याधियाँ जो है, वो इस बुद्धि इंद्रिय से ही निगड़ित रहती है। अब इसका मेन रीज़न क्या है? जब भी कभी इंसान अति चिंता करता है, अब वो अति चिंता किसी भी चीज़ की हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप के स्ट्रेस हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है। अब ये जो सारा हम सबकॉन्शियसली सोचते रहते हैं, तो सोचते-सोचते उसका परिणाम जो है, वो परिणाम हमारे शरीर के ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बुद्धि का अधिक यूज़ होने लगता है, अधिक मात्रा में यूज़ होने लगता है, तब क्या होता है? तब मानस विकार होने शुरू हो जाते हैं। ये तो हम सबको पता है। अब ये जो मानस विकार है, वो सबकॉन्शियस लेवल पर डिस्टर्बेंस लाते हैं और उसी के कारण शरीर में दोषों का भी प्रकोप होता है। तो मानस व्याधि शारीरिक व्याधि में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एक तरफ जो हो रहा है वो तो हमने आयुर्वेद में पहले से ही पढ़ के रखा है। लेकिन जब ये बुद्धि इंद्रिय के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बुद्धि इंद्रिय या बुद्धि जो है वो आकाश महाभूत प्रधान है। क्योंकि आकाश से ही बुद्धि की उत्पत्ति होती है। वो दोनों एक दूसरे से निगड़ित है। तो जैसे ही बुद्धि इंद्रिय बिगड़ने लगता है या फिर मतलब हम ज्यादा सोचने लगते हैं, तो आकाश महाभूत बिगड़ने लगता है। जब आकाश महाभूत बिगड़ने लगता है, तो फिर शरीर में आकाश महाभूत का वर्चस्व होने लगता है। जैसे ही ये वर्चस्व होने लगेगा, तो बाकी के 4 महाभूत हैं, उनका प्रमाण घटने लगता है और आकाश महाभूत ही सभी जगह बढ़ने लगता है। तो उसमें होता क्या है, शरीर में आकाश महाभूत की दृष्टि हो गई, शरीरस्थ अवकाश जो है उसकी वृद्धि हो गई, शरीर में लघुता आने लगी और शब्द गुण की दुष्टि होने लगी। अब ये शब्द गुण को जानेंगे कैसे? तो परकशन मेथड से जब हम देखते हैं पांचभौतिक पद्धति से रुग्ण का परीक्षण करते हैं, तो उसमें एक नाद परीक्षा भी आई है। अब ये जो नाद परीक्षा है, इससे हमें पता चलता है कि आकाश महाभूत बिगड़ा हुआ है, कितना बिगड़ा हुआ है, चिकित्सा देने के बाद वो ठीक भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें उस शब्द गुण से मिलती है। अब ये जो आकाश महाभूत बढ़ता है, तो ये रक्तगत लघुता में वृद्धि करने लगता है। यानी रक्त धातु जो है, जो सर्व शरीर में संचार कर रहा है, तो उसमें भी लघुता आने लगती है। रक्तवह स्रोतस का जो मूल स्थान है, उसमें दुष्टि होने लगती है। अब रक्तवह स्रोतस के मूल स्थान में यकृत और प्लीहा है। इसमें से प्लीहा जो है, वो संचय स्थान है क्योंकि वो भरण का काम करता है ना। तो जहां पर संचय होता है, वो स्थान में सबसे ज्यादा दुष्टि होने लगती है और प्लीहा में हमें नाद मिलने लगते हैं आकाश महाभूत के। यानी कि क्या, वहां पर टिम्पैनिक नोट मिलने लगती है। जैसे ही ये होने लगता है, तो हमें पता चलता है कि सामने वाला मनुष्य जो है, वो भले ही हमें ना बताए, लेकिन उसके शरीर का नाद परीक्षण करके हमें पता चल सकता है कि उसमें बुद्धि इंद्रिय बिगड़ा हुआ है और उसकी चिकित्सा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चिकित्सा नहीं की, तो बाकी कितने भी दवाइयां हम देंगे, उसका कोई परिणाम उसमें नहीं हो सकता है। तो ये बुद्धि इंद्रिय और उसकी चिकित्सा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है पांचभौतिक पद्धति के अंदर।